हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम थॉमस जे मिसेली की बुक से, जिसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। मतलब कि ये नया टॉपिक कर रहे हैं, इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट रिलायंस। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में आपको बताया था 3 टाइप ऑफ डैमेजेस, जो बताए थे एफिशिएंट एक्सपेक्टेशन डैमेज, रिलायंस डैमेज एंड ज़ीरो डैमेज। एंड फिर इसी में ही हमने एफिशिएंसी देखा था कि कौन सा डैमेज एफिशिएंट है, और उस तरीके से हमने काम करा था। तो इसी तरीके से हम इस चैप्टर में भी, इस टॉपिक में भी रादर, हम पहले देखेंगे कि एफिशिएंट रिलायंस क्या होता है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। फिर हम देखेंगे कि लोग अपना एक्चुअल रिलायंस क्या करते हैं, एंड फिर हम इन दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। लॉ एंड इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको यही एक थीम मिलेगी कि हम देखते हैं कि सोशल आउटकम क्या है, जो सबसे डिज़ायरेबल आउटकम रहता है, एंड प्राइवेट आउटकम क्या है, एंड हम लॉ के हेल्प से इन दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप, डाइवर्जेंस को नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो इसमें जो एफिशिएंट रिलायंस है, जो रिलायंस इन्वेस्टमेंट जो बायर अंडरटेक करता है, उसको हम 3 टाइप से देखेंगे। फर्स्ट, कि जब आपका परफॉर्मेंस सर्टेन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परस्यू होगा ही होगा, उस केस में बायर क्या रिलायंस अंडरटेक करता है। फिर जहाँ पे हम एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, उस केस में देखेंगे कि जब परफॉर्मेंस अनसर्टेन है तो बायर क्या रिलायंस लेगा, अंडरटेक करेगा, एंड उसका एक्चुअल रिलायंस क्या होता है। First, let's establish this relationship between our reliance choice R and buyer का value of performance V। तो जो रिलायंस होता है ना, जो वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस है ना, जो बायर को मिलता है वैल्यू, जिस तरीके से आपको चॉकलेट खाने से 10 रुपये की चॉकलेट खाई पर आपको वैल्यू उसकी 15 रुपये की लग रही है, उस तरीके से ही जो वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस वी है ना, वो फंक्शन होता है आर का। मतलब कि रिलायंस का फंक्शन है, रिलायंस पर निर्धारित होगी कि उस इंसान की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, और ये जनरली जो ये रिलेशनशिप है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब आप रिलायंस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दोगे, आप प्रायर टू कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे इन दैट रिलेशनशिप, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो परफॉर्म हो। तो इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस है ना, वो आप ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हो। अगर आपकी रिलायंस इन्वेस्टमेंट ही कम है तो आपकी वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस भी कम होगी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये देखो, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आर है, इंक्रीज होता है आर में बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। वही है, इसी का मतलब जो हम DMU पढ़ते हैं, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। बढ़ तो रहा है फंक्शन मेरा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो जो मार्जिनल पे यूटिलिटी मिलेगी या वैल्यू आपको मिलेगी बाय मेकिंग दैट एडिशनल रिलायंस इन्वेस्टमेंट, वो ड्रॉप होती जाएगी। ये टाइप ऑफ फंक्शंस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमको इनका शेप भी पता है। ये कुछ भी नहीं होता है, इनका शेप इस तरीके से कॉन्केव होता है। तो मैं अपना VR फंक्शन ऐसे बना सकती हूँ। यहाँ पे मेरी रिलायंस रहेगी एंड यहाँ मेरी वैल्यू देख सकते हो आप, वैल्यू या कॉस्ट देख सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने क्लियर कर दिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट V एंड R का रिलेशनशिप क्या है। अब हम ए पार्ट देखते हैं कि जब परफॉर्मेंस सर्टेन है तो सोशल एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस क्या होगा। देखो, हमको उस केस में मैक्सिमाइज क्या करना होगा। एक तो बायर ने जो वैल्यू है, बायर की वैल्यू माइनस एक तरीके से रिलायंस इन्वेस्टमेंट, उसके एंड पर, बायर के एंड पर ये कॉस्ट है। एक बारी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो तो ठीक है। जब परफॉर्मेंस सर्टेन होगी तो मुझे VR भी पता है और R पता है एंड VR भी पता है, तो मैं इसको ही मैक्सिमाइज़ करूँगी। अब मैक्सिमाइजेशन के लिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमने VR कर्व बनाया, ये R की लाइन बनाई, एक तरीके से कॉस्ट लाइन हुई। ये मैक्सिमाइज़ कब होगा, इसको टेंजेंशियली बनाएंगे। इन दोनों के जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, वो मैक्सिमम पॉइंट है, एंड R* हमको मिल जाता है। पर अभी हमने देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी थोड़ी ना सर्टेन हो। जब हम इसके अंदर
मॉडल को और थोड़ा रियलिस्टिक बनाए तो हमको अनसर्टनिटी का एलिमेंट ऐड करना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब आपका अनसर्टेन है, इसमें इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या करते हैं, आपको दो केसेस बताते हैं कि देखो हम अनसर्टनिटी को किस तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि देखो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ना हाई कॉस्ट हो सकती है और लो कॉस्ट होगी। आप सिंपली समझो, अगर लो कॉस्ट है, CL है, तो सर्टेन हो है कि परफॉर्मेंस होगी इस केस में, क्योंकि भाई कॉस्ट लो पड़ रही है, सेलर को जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसको काम करना है सेलर को कॉस्ट कम पड़ रही है तो वो परफॉर्म करेगा। तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि परफॉर्मेंस होगा। पर अगर हाई कॉस्ट हुई, CH मतलब हाई कॉस्ट हुई, तो ब्रीच होगा मेरे साथ। तो अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। तो हमने अभी बोला कि देखो परफॉर्मेंस जो है मेरा सर्टेन भी हो सकता है एंड परफॉर्मेंस मेरा अनसर्टेन भी हो सकता है। जब मेरा सर्टेन परफॉर्मेंस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सिंपल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करनी है, वैल्यू माइनस में मेरी कॉस्ट। तो मैंने अपनी वैल्यू फंक्शन अभी आपको ऊपर समझाया था, वैल्यू फंक्शन कॉनकेव बन रहा है VR, ये मेरी कॉस्ट लाइन बनती है R, इन दोनों के डिस्टेंस को मैं मैक्सिमाइज करूँगी एंड लेट से मेरे यहाँ पे ये मैक्सिमाइज होके यहाँ पे R*, ये मेरा सोशल ऑप्टिमम आता है। अनसर्टनिटी के केस में मैं इसको कैसे, मतलब अनसर्टनिटी को कैसे अकाउंट इन फैक्टर इन करूँ, तो मैं बोलती हूँ चलो इसमें आप कॉस्ट देखो। अपनी कॉस्ट आपकी दो कॉस्ट हो सकती है, एक तो आपकी हाई कॉस्ट हो सकती है CH एंड ए कॉस्ट आपकी लो कॉस्ट हो सकती है CL। जब हाई कॉस्ट होगी तो हमें पता है कि यहाँ पे ब्रीच के चांसेस हैं, तो ब्रीच हो सकता है, एंड जब लो कॉस्ट है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हो सकता है। तो अब क्या बोलते हैं, अब बिकॉज अनसर्टनिटी है हमको फैक्टर इन करना है तो हमको प्रोबेबिलिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं यूज़ करती हूँ तो आई कैन से कि इसकी लो कॉस्ट कंडीशन होने की Q है कंडीशन एंड हाई कॉस्ट होने की 1 - Q होगी अगेन। सो लेट्स गेट बैक। तो एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस यहाँ पे अनसर्टनिटी के ओवर परफॉर्मेंस में मेरी क्या हुई, अब एक्सपेक्टेड सोशल वेलफेयर मेरा क्या होगा, Q टाइम्स परफॉर्मेंस 1 - Q टाइम्स ब्रीच। सिंपल यही करना है हमको, Q टाइम्स परफॉर्मेंस 1 - Q टाइम्स ब्रीच, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा एक्सपेक्टेड सोशल आउटकम, यही है। अब देखो परफॉर्मेंस होती है तो इस केस में हम देखो सोशली ले रहे हैं तो इस परफॉर्मेंस होती है तो इस केस में क्या होगा, एक तो वैल्यू V मिलेगी, बायर को V R एंड CL, परफॉर्मेंस होगा तो V वैल्यू बायर की माइनस में R जो उसने रिलायंस इन्वेस्टमेंट माइनस जो कॉस्ट हुआ है ये। बट अगर ब्रीच हो जाता है, ब्रीच के केस में जो बायर है उसका रिलायंस इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रीच कंडीशन में क्या बोलते हैं कि -R है, -R रहा, तो -R 1 - Q प्लस V - R - CL इंटू Q। तो हमारा एक्सपेक्टेड, अब इसको एक्सपेक्टेड सोशल वेलफेयर है, अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं मैक्सिमाइज करूँगी। लेट मी नाउ शो, अभी इसको एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, QV - QR - QCL -R प्लस RQ। देखिए RQ कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बचा QV। मुझे V पता है मेरा फंक्शन ऑफ R है, मैं ऊपर स्पेसिफाई कर चुकी हूँ, तो मैं अब यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन ऑफ R लिख रही हूँ, मैंने पहले नहीं लिखा था ताकि वो थोड़ा शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए। QCL -R, इसको मैं मैक्सिमाइज़ करती हूँ और ये मैं देखती हूँ कि ये मेरा मैक्सिमाइज होकर आ रहा है एट R हैट। अब आप इसको पहले मैं डायग्राम दिखाऊँ उससे पहले आप समझो, इन दोनों कंडीशंस को आपको समझते हैं। यहाँ वाली कंडीशन में यहाँ पे लिखती हूँ, ये मैक्सिमाइज हो रहा है VR -R पे एंड ये मैक्सिमाइज हो रहा है एट QVR -R CL। अब देखो इन दोनों में आपको काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी इन दोनों केसेस के अंदर में। कैसे, अब देखो VR -R है एंड यहाँ पे देखो ये QVR है, मतलब कि
ऊपर वाला तो फुल था, फुल VR था, ये प्रपोर्शन में है, ये मेरा प्रपोर्शन में है। -R और CL, देखो -R और CL कुछ भी नहीं है, ये जो मैक्सिमाइज़ करोगे तो ये तब 0 ही बनने वाला है। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये कुछ भी नहीं है, मेरा एक एडिटिव कांस्टेंट है, ये मेरी कांस्टेंट वैल्यू है। असली मकसद तो मेरा QVR है। तो जब हमने VR का डायग्राम ये बनाया था, तो QVR तो प्रपोर्शन में है, राइट, प्रपोर्शन में है, एंड दैट टू प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में होगी। तो QVR का जो हमारा डायग्राम है, कर्व है, रादर डायग्राम की जगह आई शुड से कर्व है, इस तरीके से बनना चाहिए। तो ये आपको अब समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड सोशल वेलफेयर अनसर्टनिटी के केस में देखा हमने, क्योंकि हाँ, और उसको हमने कंपेयर करके देखा विथ सर्टेन। तो अब देखिए, ये तरीके से मेरा पहले VR था, ये मेरा ऑप्टिमम आ रहा था। जैसे ही QVR आया, R तो R ही रहेगा सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये QVR को मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कि QVR एक बस एडिटिव कांस्टेंट है और कुछ नहीं। मैक्सिमाइज तो मुझे ये करना है, और जो हो रहा है मेरा मैक्सिमाइज एट R हैट। तो आप देखो, जब परफॉर्मेंस अनसर्टेन है तो मेरा R हैट रिलायंस इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए, पर जब परफॉर्मेंस सर्टेन है तो मेरा R स्टार इज़ द एफिशिएंट आउटकम। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R हैट इज़ लेस देन R स्टार। तो यहाँ पे एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, अगर आपका अनसर्टेन परफॉर्मेंस है तो बायर जी आप इन्वेस्टमेंट कम करो, R अपना कम करो, यही सोशल आउटकम है, ताकि आप अपनी कॉस्ट या लॉस इन ब्रीच स्टेट रिड्यूस कर सको। अब आप देखना, जब Q फॉल होगा, मतलब कि ये वाला जो कर्व है ये और इस तरह शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे Q फॉल होगा, R की वैल्यू और कम होती जाएगी, R और यहाँ पे आता जाएगा। मतलब जैसे जैसे अनसर्टनिटी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1 - Q की किसकी कंडीशन है, ब्रीच की। अगर ये फॉल होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, मतलब ब्रीच की कंडीशन इंक्रीज हो रही है। उस केस में आप अपना रिलायंस इन्वेस्टमेंट फॉल करो। यहाँ से हमने देख लो पहला सोशल एफिशिएंट आउटकम एस्टैब्लिश कर दिया। मैं वापस रिवाइज करा देती हूँ आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने परफॉर्मेंस देखी, परफॉर्मेंस की दो चीज़ें देखी, एक तो जब परफॉर्मेंस सर्टेन होता है एंड जब परफॉर्मेंस अनसर्टेन होता है। सर्टेन है तो मुझे पता है मुझे मैक्सिमाइज करना है VR - R को, कुछ भी नहीं, एंड जो मेरा होगा इस तरीके से मैक्सिमाइज होगा। ये मेरी VR की लाइन है, ये मेरी R की लाइन है। जब अनसर्टेन है तो मैं बोल सकती हूँ मेरी कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। लो कॉस्ट में मुझे पता है कि मेरा ब्रीच होगा, लो कॉस्ट में मेरा पता है परफॉर्मेंस हो जाएगी, हाई कॉस्ट में ब्रीच होगा, लो कॉस्ट में परफॉर्मेंस होगी। मैं इन दोनों को प्रोबेबिलिटी असाइन करती हूँ, परफॉर्मेंस की प्रोबेबिलिटी Q, ब्रीच की प्रोबेबिलिटी 1 - Q। ब्रीच के केस में मेरे को क्या मिलेगा, अब मैं अगेन इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे को सोशल आउटकम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना होगा, सोशल, तो इंटू ठीक है। ब्रीच के केस में क्या मिलेगा मुझे, -R का लॉस होगा 1 - Q, प्लस परफॉर्मेंस के केस में क्या होगा, V - R - CL, क्योंकि लो कॉस्ट है, इसको हम CL बोल रहे थे, इसको CH बोल रहे थे, एंड इंटू Q। तो मुझे मैक्सिमाइज करना है QVR -R - QCL। देखो QCL कुछ भी नहीं है, एक एडिटिव कांस्टेंट है। मैंने गलती से ऊपर R को भी एडिटिव कांस्टेंट बोल दिया था, पर बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन है तो नहीं, तो ये एडिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इस वाले का डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं ऊपर वाले का डायग्राम इसको VR बोलूँ तो इसका मेरा QVR इस तरीके से बनेगी, एंड मेरी कॉस्ट लाइन सेम R ही रहेगी, एंड दोनों जब मैंने मैक्सिमाइज करे तो मुझे यहाँ पे मिला R स्टार, यहाँ पे मुझे मिलता है R हैट। मतलब कि जब अनसर्टनिटी है तो इन्वेस्ट भाई साहब कम करो, जब सर्टनिटी है तो आप इन्वेस्ट बेशक ज़्यादा कर सकते हो जब परफॉर्मेंस सर्टेन है। R स्टार है ग्रेटर देन R हैट।
तो जिस तरीके से क्यू फॉल करेगा, आप क्यू देख लो, हमने लिया है परफॉर्मेंस का, मतलब कि 1 माइनस क्यू राइज करेगा, दैट इज़ योर ब्रीच का जो चांस है राइज करेगा, आर हैट है और लेस हो जाना चाहिए। ये जो भी था एक रैशनल पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि देखो यार ये सोशल आउटकम है, ये रैशनल पर्सपेक्टिव है, अगर कोई इंसान रैशनल होगा तो उसको ऐसे ही सोचना चाहिए। पर अब हम तो फिर लॉ में फंस गए। तो अब हम वापस देखेंगे कि देखो एक्चुअल रिलायंस बायर क्या करता है, ठीक है। उसके दिमाग में तो डैमेजेस का फितूर चढ़ा हुआ है, तो एक्चुअल रिलायंस कैसे करता है अब देखो। एक्सपेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देखो, अभी हमने बोला था कि डी, जब डैमेजेस आप इंक्लूड कर देते हो तो वी आर माइनस पी। इस केस में क्या हो जाता है, जो डैमेजेस होते हैं ना वो डिपेंडेंट हो जाते हैं आपके रिलायंस इन्वेस्टमेंट के। तो बैक ऑफ द माइंड एक्चुअलिटी में क्या चल रहा होता है उसके, कि देखो मैंने रिलायंस इन्वेस्टमेंट करी है, वो कोर्ट तो मुझे एक्सपेक्टेशन डैमेज अवॉर्ड कर ही देगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी दूँ तो मेरा क्या नुकसान है। आप समझ रहे हो थोड़ी बात को, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे एक्सपेक्टेशन डैमेज मिल जाएगा, मतलब मैं अपना वी आर वैल्यू कवर कर पाऊँगा, जो मेरे एक्सपेक्टेड लॉस जो मिलना चाहिए था मैं कवर कर पाऊँगा यहाँ पे। तो वो ऐसा चलता है, वो मान लो ऐसा सोच रहा है। तो एक्चुअल रिलायंस अब हम देखते हैं, हमने सोशल वाला पार्ट अभी समझ लिया। एक्सपेक्टेशन डैमेज हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वी आर माइनस पी होता है। इस वाले केस में क्या होता है, सेलर एफिशिएंट ब्रीच डिसीजन लेता है, हम पहले देख के आ चुके हैं। हमने सेलर के, देखो अभी ये जो रिलायंस चल रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट बायर के पर्सपेक्टिव से चल रहा है। जो डैमेजेस वाला कॉन्सेप्ट था हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखकर आ चुके हैं, और हमने एस्टैब्लिश कर दिया था कि एक्सपेक्टेशन डैमेज इज़ अ एफिशिएंट ब्रीच कंडीशन, क्योंकि ये सी ग्रेटर देन वी बना रहा था। अगर आपको नहीं डाउट है तो आप वापस से पिछले वाली क्लास देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन डैमेज सी ग्रेटर देन वी था, हमने फिर वो भी देखा था रिलायंस डैमेज किस तरीके से इनएफिशिएंट है, एंड ज़ीरो डैमेज भी किस तरीके से इनएफिशिएंट है। तो आप वो लास्ट क्लास देखो, आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये सी ग्रेटर देन वी की कंडीशन को रिस्टोर बैक कर देता है। अब बायर का पर्सपेक्टिव क्या होगा, देखो बायर अगेन हम क्या, क्यू इंटू परफॉर्मेंस 1 माइनस क्यू ब्रीच, हमने क्यू वी आर माइनस पी माइनस आर परफॉर्मेंस के केस में, एंड ब्रीच के केस में अब वो क्या सोच रहा है, पहले सोच रहा था कि माइनस आर होगा, एंड यहाँ पे देखो आई एक्सप्लेन, एक बार आप इतना रीड करो, आई एक्सप्लेन कि पहले तो हम सी एल ले रहे थे, पी क्यों लिया, ठीक है। अभी देखो पहले वो सिर्फ अकाउंटिंग कर रहा था, अब इतने पे फोकस करो। पहले ब्रीच कंडीशन में बायर सोशली अगर हम देख रहे थे तो हम अकाउंट कर रहे थे सिर्फ माइनस आर के लॉस को, पर अब हम क्या कर रहे हैं, डी माइनस आर बन गया मेरा ये, कि मेरे को डैमेजेस मिलेंगे, तो डी माइनस आर ब्रीच कंडीशन में जो बायर को डी मिलेगा। अगर हम सोशली भी देखना चाहें, नॉट सोशल है, बायर का ही पर्सपेक्टिव है कि डी माइनस आर ऐसा रहेगा मेरा, कि डैमेजेस मुझे अवॉर्ड होंगे एंड डी आर जो मेरा लॉस हुआ है ऐसा होगा मेरे पास। अब पी क्यों, क्योंकि अब देखो हम बायर के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, हम सोशल नहीं देख रहे। बायर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको क्या समझा रही हूँ वो देखेगा, क्यू टाइम्स मेरा जो परफॉर्मेंस हो प्लस 1 माइनस क्यू टाइम्स मेरा ब्रीच, ये इसका प्राइवेट एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहा है अपना, एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहा है क्यू। परफॉर्मेंस के केस में एक तो इसको वी वैल्यू मिलेगी, इसको पी प्राइस देना पड़ेगा। हमने देखो पीछे लिया था सी एल कॉस्ट, अकाउंटिंग करी थी, क्योंकि हम सोशल चीज़ को अकाउंट फॉर कर रहे थे, सोशल आउटकम को अकाउंट फॉर कर रहे थे। एंड आप अगर इधर पी भी लेते हो तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट होगी वो ऑब्वियसली है प्राइस का पार्ट बनी हुई होगी। कभी भी ऐसा तो नहीं तो प्राइस अलग होता है, प्राइस से ही तो कॉस्ट रिकवर होती है। तो ये दोनों के दोनों एक एडिटिव कांस्टेंट की तरह ही है मॉडल में। एंड माइनस आर जो मैंने रिलायंस इन्वेस्टमेंट करी, प्लस 1 माइनस क्यू ब्रीच के कंडीशन में। अब बायर का एक्सपेक्टेशन में क्या होगा, एक्सपेक्टेशन डैमेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू, आई एम सो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू में वो क्या बोलेगा, 1 माइनस क्यू डी माइनस आर, क्योंकि अब उसको डैमेजेस अवॉर्ड हो रहे हैं। अब आप बताओ एक्सपेक्टेशन डैमेजेस के एक्सपेक्टेशन डैमेज के केस में
एक्सपेक्टेशन डैमेज के केस में मेरा डी क्या होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, वी आर माइनस आर, राइट, यही होता है वी आर माइनस आर, सॉरी वी आर माइनस पी, मैंने गलत लिख दिया था, आई एम सॉरी, वी आर माइनस पी यही होता है जो डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वी आर माइनस पी। अब इसको इसके अंदर डालो, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा क्यू वी माइनस क्यू पी माइनस क्यू आर प्लस वी आर माइनस पी माइनस आर, ये है मेरा, मैंने इधर इसको डाला, प्लस इसको दे देना वी आर माइनस पी माइनस आर माइनस क्यू वी आर प्लस क्यू पी प्लस क्यू आर। अब देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, साथ में ये मेरा क्यू वी आर है, ये क्यू वी आर माइनस क्यू वी आर कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, वी आर माइनस पी माइनस आर। इसको मैक्सिमाइज करना है मेरे को, आप एक्सपेक्टेशन डैमेज देख रहे हैं हम, इसको मैक्सिमाइज करना, क्या ये हमारी मैक्सिमाइज ये सिमिलर टू ये वी आर माइनस आर की कंडीशन से नहीं है सिमिलर। देखो पी मैंने आपको बताया ये एडिटिव कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, हम मैक्सिमाइज करेंगे आर और आर को, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन डैमेजेस के केस में क्या हो रहा है, हम आर स्टार पे पहुंच रहे हैं, मतलब कि वी आर हम आर स्टार पे कर रहे हैं, तो एक तरीके से आर जो स्टार था आर हैड से ज़्यादा है, तो एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि यहाँ ओवर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस हो गई है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन डैमेज के कारण बायर ने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिकॉज देखो यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि देखो अनसर्टेन, आप बोलोगे यार वो तो सोशल सर्टेन के केस में था, नहीं, देखो अनसर्टनिटी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो केसेस है वो अनसर्टिनिटी का ही केस है, तभी तो हमने क्यू एन वन माइनस क्यू को फैक्टर इन करा है। अगर सर्टेन होता तो हम क्यू परफॉर्मेंस एंड ब्रीच का तो सवाल ही नहीं था तब तो ये सिर्फ परफॉर्मेंस होता, ब्रीच होता ही नहीं। तो ये जो केस था ये अनसर्टिनिटी का केस था, उसके हिसाब से इसको आर हैट करना था, पर भाई हम तो देख रहे हैं ये आर स्टार जितना इन्वेस्टमेंट कर बैठा है एक्सपेक्टेशन डैमेज के कारण, तो इसने ओवर इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आ गई बात कि ये मैक्सिमस बिल्कुल ये ये इक्विलिब्रियम आउटकम आ रहा था और एफिशिएंट आउटकम भी था, बट सर्टेन कंडीशन के केस में जब सर्टेन था, हम शुरू करें अनसर्टनिटी के अजम्पशन पर हैं, तो हमारा एफिशिएंट आउटकम इस केस में आर हैट होना था ना। इस केस में हमारा आउटकम आर स्टार आ रहा है, बट होना आर हैट चाहिए था। तो हमने देखा कि ये तो एक्सपेक्टेशन डैमेज के अंदर में ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया बायर ने रिलायंस में, ठीक है। तो ये तो ख़राब है। आप समझ गए कि हम अनसर्टनिटी लेकर ही चलें, क्यों, तभी तो हमने क्यू माइनस क्यू परफॉर्मेंस एंड ब्रीच लेकर चला है। अगर हम बोलते कि ये सर्टेनिटी है तो ये तो सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही डिपेंडेंट होता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट ही क्यों करते एक्सपेक्टेड वैल्यू, पर हमने करी है और फिर हमको आंसर आर स्टार मिला है, तो मतलब ओवर इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब ये ओवर इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम जो है ये कैसे हम ओवरकम करें, ये जो ओवर रिलायंस हुआ है, तो ये एक हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल रूल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डॉक्ट्रिन में जो इसको टैकल करता है। तो अब इस वाले लॉ को हम पढ़ते हैं, इस वाले रूल को रादर पढ़ते हैं। तो वो बोलता है कि देखो जो डैमेजेस है ना, हम उसको लिमिट करेंगे टू रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायंस। हमने अभी ऊपर बोला था कि जो डैमेजेस है वी आर माइनस पी है, मतलब वो बंदा 100 करोड़ का भी रिलायंस इन्वेस्टमेंट कर दे, उस हिसाब से भी अपनी कुछ वैल्यू निकाल ले, और मैं इतना डैमेज थोड़ी पे करूँगी। मतलब ये तो अनरीजनेबल, अगर मान लो ये 100 करोड़ का होना ही नहीं चाहिए था, अनरीजनेबल उसने रिलायंस कर दी, ओवर रिलायंस कर दी फालतू में ही, तो मैं उतने डैमेजेस क्यों बियर करूँ उसकी गलती के कारण, क्योंकि एक्सपेक्टेशन डैमेज इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू दी बायर, एंड बिकॉज उसने ओवर रिलायंस कर दी, उसने ओवर वैल्यू कर दिया अपने आप को, तो मैं उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू को क्यों कंपनसेट करूं। तो यही हार्डली वर्सेस बैक्सेंडेल रूल बोलता है कि डैमेजेस मस्ट बी लिमिटेड टू रीजनेबल लेवल ऑफ
रिलायंस। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डैमेज को अब हम और थोड़ा पैनी नज़रों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो एक्सपेक्टेशन डैमेज हो गया अनलिमिटेड एक्सपेक्टेड डैमेज, मतलब कि ठीक है वही कंडीशन जो अभी आपको बताया, D इज इक्वल टू VR माइनस P। भाई वो कितना ही रिलायंस करता जाए उसके बेसिस पर हमको डैमेज मिलता जाएगा, इज बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ रिलायंस। वो जितना करेगा, वो 100 करोड़ करेगा तो 100 करोड़ के हिसाब से डैमेज डिसाइड होगा, 200 करोड़ करेगा तो 200 के हिसाब से होगा। भाई ये नहीं, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। फिर इसी के में एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज। इसमें क्या करते हैं, वो लिमिट कर देते हैं टू द एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस होना चाहिए था, उतने तक ही तुमको डैमेज मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने ऊपर देखा अभी एफिशिएंट लेवल R हैट होना था, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन डैमेज हम लिमिट कर देते D वुड बी अवॉर्डेड एज पर एज R हैट माइनस P। एंड जब अनलिमिटेड था, अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज था, हम अवॉर्ड कर रहे थे VR माइनस P जो था एक्चुअल लेवल। एंड ये है हमारा एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस। इसको हम बाइलैटरल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अब आप इस इम्पैक्ट की लिमिटेशन देख लो। आप इसमें इस वाले जो हमने अभी कंडीशन एक्सपेक्टेड कंडीशन निकाली है ना, ये एक्सपेक्टेड कंडीशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो टू बायर को हमने दी है, आप इसके अंदर अब ये VR हैट डाल के करो सॉल्व इसे। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको R हैट ही मिलेगा। ये जो मैक्सिमाइज होगा ना, ये R हैट पर ही मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि अब आप देखना कि आपको ये क्यों मिल जाएगा। आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो और आप इस वाले पार्ट को भले ही खुद से पढ़ लीजिए एंड आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि लिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज जो है बायर इन्वेस्ट करता है एफिशिएंट लेवल ऑफ रिलायंस। अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज के अंदर वो ओवर रिलायंस कर रहा था। तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये VR डैश हो गया कि मैंने एक्चुअल रिलायंस जितना करा, ये मेरा प्राइस लेवल था। इधर समझा देते हैं हम आपको। ये हमारा VR है, ये VR हैट पे जो वैल्यू मेरी थी, ये जो मैंने कुछ एक्चुअल R हैट कर दिया था वो, एंड ये था मेरा प्राइस, ये मेरा R गया। ओके, तो अगर ये जो डिस्टेंस होता, अगर इतना डैमेज अवॉर्ड होता है इन दोनों के बीच के डिफरेंस, तो मैं इसको बोलती ये मेरा अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज है। पर अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अवॉर्ड होता है तो इसको मैं बोलती हूँ लिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज। तो यहाँ पे ये मेरा अनलिमिटेड के कारण ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया है। आप पॉज कर लीजिए, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब हमारा बहुत थोड़ा सा बचा है ये वाला पार्ट, इसको फिनिश ऑफ करते हैं। तो देखो कि मॉरल हज़ार्ड की जो प्रॉब्लम है एलिमिनेट। मॉरल हज़ार्ड मतलब कि उसने तो कर दिया बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन डैमेज के कारण मेरे मॉरल हज़ार्ड की प्रॉब्लम बन गई थी, उसने बहुत ज़्यादा रिलायंस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अब मान लो अब एक केस आया हमारे पास, अनअवॉइडेबली हाई रिलायंस हो गया, कि किसी ने बहुत अनअवॉइडेबली हाई रिलायंस। इसका आप एक बार अपने बुक में इसका आप एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं कि क्या केस हुआ। मैं आपको समझा देती हूँ कि अनअवॉइडेबली हाई रिलायंस क्या हुआ। कभी कभार क्या होता है कि हम बता नहीं पाते हैं अपने सेलर को कि देखो मेरा रिलायंस बहुत हाई हो गया, मैंने एक फैक्ट्री सेटअप कर ली और उस फैक्ट्री के लिए आइस आनी थी, और अगर वो, और मैंने वाइन की फैक्ट्री सेटअप करी, ब्रूरी सेटअप करी वाइन की, और आइस बहुत ज़रूरी थी आने के लिए, और आइस ना टाइम से आई नहीं मेरी फैक्ट्री में और मेरी सारी वाइन ख़राब हो गई। जब मैंने फैक्ट्री सेटअप करी, मैंने वाइन परचेज़ करी, जो मैंने वाइन परचेज़ करी थी वो तो मेरी रिलायंस इन्वेस्टमेंट ही हुई ना, एंड सेलर ने आइस नहीं भेजी, इसके कारण मेरी सारी वाइन ख़राब हो गई, मेरी पूरा रिलायंस इन्वेस्टमेंट चला गया। तो अब अगर मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगी सेलर को कि इसकी आइस नहीं आई, इसके कारण मेरा 200 करोड़ की वाइन ख़राब हो गई, अब आप मुझे पेमेंट करवाओ, तो इसमें कोर्ट क्या बोलेगा? तो हाई वैल्यू प्लेंटिव मतलब जिनका पास लूज़ करने को बहुत है ना, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे कोर्ट देखेगा क्या आपने ये बात उसको सेलर को बताई थी कि मेरे को आइस बहुत ज़रूरी है वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, तुमने बताई कि नहीं बताई।
तो वो यही पूछेंगे, टू कम्युनिकेट दिस इन्फॉर्मेशन टू डिफेंडेंट। अगर आपकी कुछ हाई वैल्यू प्लेंटिव है, आपको बहुत कुछ लूज़ करने को है, तो प्लीज़ कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द डिफेंडेंट। अगर करिए तो आपको डैमेज मिल जाएगी, जो भी फ्रॉम ब्रीच जितना भी डैमेज है। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं करिए तो इस केस में आपका डैमेज लिमिटेड होगा। तो इस तरीके से हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल रूल की दो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन है। एक तो ओवर रिलायंस प्रिवेंट कराता है, अभी हमने देखा किस तरीके से बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अनलिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज एंड लिमिटेड एक्सपेक्टेशन डैमेज, एंड इनकरेजेस कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट कर देते हो तो आपको डैमेज जो फॉलो करता है फ्रॉम ब्रीच उतना मिल जाएगा, और अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो डैमेज आपका लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड एंजॉय।